नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 24x7 में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आज की सारी न्यूज़ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो रहती हैं। फटाफट डिस्कस करेंगे, चाहे इसमें रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, HDFC से रिलेटेड हो, या फिर भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, फाइजर के भी रिजल्ट आ चुके हैं। तो सारी स्टॉक मार्केट की जो हॉट न्यूज़ है वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी 50 से। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने आज काफ़ी टाइम के बाद ग्रीन में फिर से अपनी पोजीशन दी है। आप देख सकते हैं 26.75 की तेजी के साथ हमें निफ्टी 50 यहाँ पे क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं क्लोजिंग 11,669.15 के आसपास है। अब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, अगर निफ्टी 50 में हमें तेजी देखने को मिलती है तो जो हमें BSE सेंसेक्स है वो भी हमें तेज देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं BSE सेंसेक्स में भी 143 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और क्लोजिंग बेसिस पे 39,757 के आसपास क्लोजिंग है। काफ़ी टाइम से आपने देखा कि 40,000 के लेवल को ये अभी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, मैं अभी भी आपको कहना चाहता हूँ, अभी US के इलेक्शंस हैं, जब तक ये सब खत्म ना हो जाए, और एक तो फेस्टिव सीजन भी है, मेन रीज़न है यहाँ पे US इलेक्शंस। और आपको पता है कि अभी आज मैं चेक कर रहा था, फ्रांस में और इसके बाद UK में दोबारा से रीलॉकडाउन इम्पोज हो चुका है। तो दोस्तों, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाली है, एक तो कोरोना वायरस के कारण, दूसरा US इलेक्शंस के कारण। तो प्लीज़ अभी अगर आप इंट्राडे करते हैं, उस चीज़ को तो मैं हमेशा अवॉइड करने को कहता हूँ, अभी बिल्कुल मत कीजिए। हो सके तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके दोनों तरफ स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। फिर भी आपको लगता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी मैं स्टॉक डिस्कस करूंगा आपसे, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, मैक्वायर ने इनके जो टारगेट है वो 42% के आसपास कट कर दिए हैं आफ्टर Q2 रिजल्ट्स। तो दोस्तों, मैंने इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स खुद से एनालाइज किए, बट मुझे इतने कुछ भयंकर रिजल्ट नहीं लगे हैं जिस हिसाब से यहाँ पे मैक्वायर ने इनके टारगेट इतने कम कर दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हम, आप ब्रोकरेजेस ऑफर्ड मिक्स्ड व्यूज ऑन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड स्टॉक आफ्टर द ऑयल टू टेलीकॉम behemoth on Friday posted a 15% year-on-year drop in net profit contribution to the owners at ₹9567 करोड़। तो बेसिकली इनके Q2 रिजल्ट के बाद ही ऐसा हुआ है। आप देख सकते हैं, जो मेजर आज हमें स्टॉक में इतना गिरावट आती हुई देखने को मिली वो था मैक्वायर ने जो इनके टारगेट 1195 के आसपास दे दिए, और इनकी जो रेटिंग आप देख सकते हैं अंडर परफॉर्म कर दी है। दोस्तों, अभी मैं इसका जब वो देख रहा था, इसका सपोर्ट कहाँ पे है, तो मुझे अभी भी इनका बड़ा सपोर्ट 1800 और 1700 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। बट अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे, अगर आपको बाइंग ऑन डिप करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से अभी आप वेट कीजिए, क्योंकि एक तो US इलेक्शंस की वजह से भी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने वाली है। तो अभी भी, बट ये जो लेवल मैंने आपको बताया, इन लेवल को भी आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्वायर ने बेसिकली इनको अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। अब अंडर परफॉर्म रेटिंग देने के बाद आप देख सकते हैं, और रेटिंग के बाद इन्होंने जो इसका टारगेट दे दिया वो भी 1195 दे दिया, इंडिकेटिंग है डाउन साइड। जो बेसिकली डाउन साइड बताया 42% का बताया है, और फ्राइडे का क्लोज आप देख सकते हैं 2054 के आसपास था। दोस्तों, आगे जो अलग अलग ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने भी अलग अलग टारगेट दिए। आप देख सकते हैं एडलवीज सिक्योरिटीज़ एंड MK ग्लोबल ने इनको होल्ड का टारगेट देते हुए, आप देख सकते हैं एडलवीज के अकॉर्डिंग जो इसके टारगेट है वो 2105 के आसपास हो सकते हैं, और MK ग्लोबल के अकॉर्डिंग 1970 के आसपास हो सकते हैं। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे स्टॉक को आप देख सकते हैं होल्ड की रेटिंग दी है दोनों कंपनीज ने। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सी है रेटिंग एजेंसी। तो नेक्स्ट रेटिंग एजेंसी जो है वो भी इनको बेसिकली यहाँ पे जो टारगेट दे रही है वो होल्ड के ही दे रही है। तो आप चाहें तो अभी स्टॉक पे होल्ड करके रख सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे, अगर आप अच्छे प्रॉफिट में हो तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। बट जो यहाँ पे स्पॉट बन रहे हैं वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो आप देख सकते हैं येस बैंक का शेयर से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं येस बैंक का शेयर मोर देन 7% फॉल कर चुका है इन ए वीक। हेयर इज वट ब्रोकरेजेस सेड। तो यहाँ पे ब्रोकरेजेस ने भी डिफरेंट चीज़ें कही हैं। आप देख सकते हैं येस बैंक स्टॉक फेल फॉर द 6th स्ट्रेट सेशन टुडे आफ्टर द लेंडर रिपोर्टेड इट्स जून सितंबर क्वार्टर अर्निंग। तो इवन येस बैंक ने अपना जो इस साल इस क्वार्टर का प्रॉफिट था वो भी अच्छा दिखाया था, बट उसके बावजूद भी गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों, आपको पता है सेकंड क्वार्टर में बहुत से बैंकिस ने क्या किया था, बेसिकली बहुत से बैंक्स ने यहाँ पे अलग अलग प्रोविजनिंग की थी, जिसके कारण इनको लॉस दिखाया ही नहीं गया, मतलब कि NPA इनको सेकंड क्वार्टर में डिक्लेयर नहीं किया, जिसकी वजह से वो सारा इनका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों, अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर को आप फोकस में रखिए, ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट करने का रुकिए। और अगर आपको बैंक में अगर आकर्षित हो ही रहे हैं तो बिल्कुल कहना चाहूँगा HDFC बैंक, ICICI बैंक, और थर्ड नंबर पे कोटक महिंद्रा बैंक। तो आप इन तीनों बैंक की तरफ अपनी नज़र रख सकते हैं। वहीं आप देख सकते हैं मोस्ट एनालिस्ट ने यहाँ पे येस बैंक को जो रेटिंग दी है वो सेल रेटिंग दी है। आप देख सकते हैं शेयर ऑफ द प्राइवेट लेंडर हिट ए 52 वीक हाई ऑफ, ऑलरेडी इसका जो 52 वीक हाई था आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा था, और अभी कितना 52 वीक लो भी कितना नीचे है। बट यहाँ पे बहुत से ब्रोकरेजेस अभी भी इस बैंक के रिलेटेड सेल रेटिंग दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसके
जो टारगेट है वो नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अभी अगर आप येस बैंक में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बैंक डूबेगा कि नहीं, क्योंकि जब भी कभी किसी कंट्री का बैंक डूबता है तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होता है और वर्ल्ड में उस कंट्री की बहुत ज़्यादा निंदा होती है। तो येस बैंक डूबेगा कि नहीं, पर यहाँ पर रिटर्न बनने के भी अभी चांसेस कम है। अभी वेट कीजिए जब तक SBI की, जो आपको पता है SBI ने किस हिसाब से यहाँ पे होल्ड बनाया हुआ है, तो चांसेस है कि आगे कंपनी जो भी है येस बैंक से रिलेटेड जो भी इनके प्रोडक्ट हैं वो अच्छे ग्रो करेंगे। बट फिर भी अभी जब तक ये अच्छे से बैंक चलता नहीं है तब तक अपने को इन्वेस्टमेंट से बचना है यहाँ पे, और जो भी न्यूज़ रहेंगी वो हमें डेली बेसिस पे फॉलो करनी है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड से रिलेटेड न्यूज़ है। तो अशोक लेलैंड के भी जो रिजल्ट है वो अच्छे रहे हैं। आप देख सकते हैं जो बेसिकली रिजल्ट कौन से, इनकी सेल 1% बढ़ी है कमर्शियल व्हीकल की। आपको पता ही है कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल बसेस वगैरह का काम है वो अशोक लेलैंड करता है। तो इसके बाद अभी ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी अच्छे रिजल्ट दें। बट दोस्तों अभी आपको पता है फेस्टिव सीज़न है, फेस्टिव सीज़न में भी लोग अच्छा जहाँ पे जितने भी चीज़ें होती हैं, आपको पता है अभी बाइक खरीदते हैं या फिर कमर्शियल व्हीकल खरीदते हैं, तो अब पोस्ट को जो भी पोस्ट हमारा फेस्टिव सीज़न के बाद, तो फेस्टिव सीज़न के पोस्ट क्या हो सकता है, तो दोस्तों वहाँ पे भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर फेस्टिव सीज़न के बाद अगर उस हिसाब से इनकी सेल नहीं गई तो स्टॉक नीचे भी आने का जहाँ पे रहेगा चांस। तो बट यहाँ पे एक स्क्रैपेज पॉलिसी भी आपने नाम सुना होगा, वो भी आ रही है। अगर स्क्रैपेज पॉलिसी जल्दी सरकार लेके आती है तो उससे भी यहाँ पे हमें अशोक लेलैंड में अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। बट अभी आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि हमें एक बार ये भी देखना होगा कि किस हिसाब से पोस्ट फेस्टिव सीज़न इनकी सेल्स में इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ HDFC Q2 रिजल्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों HDFC के जो रिजल्ट है वो 28% गिर चुके हैं। आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2870 करोड़ है। बट इसने, आप देख रहे होंगे ये मैंने लाइन, ये यहाँ पे जो लाइन है बिजनेस स्टैंडर्ड ने यूज़ की है, बीट स्ट्रीट एस्टीमेट। तो स्ट्रीट एस्टीमेट को कैसे बीट किया, तो यहाँ पे जो स्ट्रीट एस्टीमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने बोला था कि ये रिजल्ट होने चाहिए वो 2300 करोड़ के आसपास होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट के जो इनका NPT होता है बेसिकली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो अनुमान लगाया जा रहा था वो 2300 के आसपास रहेगा। बट कंपनी ने यहाँ पे शानदार 2870.12 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिया, जिसके बाद इन्होंने जो भी इनके जो स्ट्रीट एस्टिमेट थे उनको बीट कर दिया। आप देख सकते हैं बट एक ईयर अगो इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो बहुत ज़्यादा नीचे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे जब स्टॉक ने आज जो भी हमारे स्ट्रीट एस्टिमेट्स होते हैं उसको बीट कर दिया, तो उसके बाद स्टॉक में हमें रैली देखने को मिली। बट अभी भी यही कहना चाहता हूँ, अभी आप स्टॉक को अगर आप फ्रेश बाइंग का सोच रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो अभी, क्योंकि एक तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाली है। ऊपर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी में अच्छे रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक हम इसमें अपना होल्ड अभी वेट कर सकते हैं। कंपनी HDFC अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहती है, तो आप देख सकते हैं फाइज़र से रिलेटेड है। तो फाइज़र के जो Q2 रिजल्ट है वो भी यहाँ पे हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप देखते हैं 15% गिर चुके हैं, ₹131 करोड़। तो आप देख सकते हैं ड्रग मेकर्स नेट प्रॉफिट ड्रॉप 14.83% टू ₹131 करोड़ इन 4.99% इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट ये चीज़ यहाँ पे मैंने इसलिए इंक्लूड की है क्योंकि रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है, तो कंपनी ने यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया होगा अपने प्लांट को एक्सपेंड करने में, तो वहाँ पे भी खर्चा यूज़ होता है। तो अभी भी यही कहना चाहता हूँ, अभी अगर आपने स्टॉक को बाई नहीं किया तो बिल्कुल वेट कीजिए। अभी कंपनी अच्छी कंपनी है फाइज़र, बट यहाँ क्योंकि ये US में भी लिस्टेड है तो USD में भी ये डील करती है। बट अभी आप इसको बिल्कुल अपने फोकस में रखिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का मत सोचिए। अभी इसको अपनी जस्ट वॉच लिस्ट में देखिए। हमें पता होना चाहिए कि जो भी अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, चाहे वो हर किसी सेक्टर के, फाइज़र भी अपने फार्मा सेक्टर की अच्छी कंपनी है, तो हमें अच्छी कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट में रखना और इनके किस हिसाब से क्वार्टर रिजल्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। फिर भी अगर आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए। मैं भी गलत जा सकता हूँ, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो भारतीय एयरटेल से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल रिंग्स लाउडर देन रिलायंस जियो इन नीट सब्सक्राइबर एडिशन। तो यहाँ पे रिलायंस को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर एडिशन कर रही है। बट जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है रिलायंस को फ़ायदा हुआ है ARPU से। रिलायंस का जो ARPU है वो 182 रुपीज़ के आसपास जाने के चांसेस हैं पूरे। जो वहीं पे अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो वो जो इनका कॉम्पिटिटर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ARPU 145 रुपीज़ के आसपास है, और वहीं पे वोडाफोन आइडिया के 120 रुपीज़ के अराउंड है। तो दोस्तों ARPU में सबसे ज़्यादा जो कंपनी है वो कंपनी भारतीय एयरटेल बन चुकी है। इन्होंने बहुत ज़्यादा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इंक्रीज़ किया है, जिसकी वजह से अभी इसके स्टॉक में भी हमें जंप देखने को
मिल रहा है। दोस्तों इवन मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनका ARPU बढ़ रहा है जब इन्होंने अभी टैरिफ नहीं बढ़ाए हैं। कल को अगर जो वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल टैरिफ बढ़ा देती हैं तो भारती एयरटेल के ARPU हमें बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि दोनों कंपनीज़ को, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो को प्रॉब्लम दे सकते हैं। बट अभी की प्रॉब्लम के हिसाब से देखा जाए तो आपको पता है कि हमने 4G की स्पीड भी देखी थी। 4G की स्पीड में अभी भी वोडाफोन आइडिया टॉप करता है, उसके बाद भारती एयरटेल है, उसके बाद रिलायंस जियो है। तो वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान से रखनी है। बट मेन चीज़ यही है, अगर इनके भारती एयरटेल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इनका ARPU बढ़ेगा। ARPU बढ़ेगा तो कंपनी यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट दिखाएगी, क्योंकि कंपनी लॉस से निकल के प्रॉफिट में आ जाएगी। अगर प्रॉफिट में आती है कंपनी तो शानदार यहाँ पे हमें स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बहुत से ब्रोकरेजिस और इवन एनालिस्ट इसका टारगेट 700 तक का दे चुके हैं। फिर भी जो भी आपको क्वेरी हो, आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आगे हेल्प ले सकते हैं। ये मैं आपको खुद की राय दे रहा हूँ जो मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वोडाफोन आइडियाज इनएडिक्वेट नेटवर्क इन्वेस्टमेंट टू फर्दर एक्सलेट सब्सक्राइबर लॉस। अभी हमने देखा था काफ़ी टाइम पहले वोडाफोन आइडिया का जो नेटवर्क था वो एक तो पुणे के आसपास काफ़ी दिक्कत हुई थी और इवन केरला में भी। तो यहाँ पे जब तक वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तब तक हम देखेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम, इनका सब्सक्राइबर चर्न कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यही न्यूज़ है, वोडाफोन आइडियाज इनएडुकेट नेटवर्क इन्वेस्टमेंट विल रिजल्ट इन पुअर नेटवर्क एक्सपीरियंस एंड फर्दर एक्सीलेट सब्सक्राइबर लॉसेज इन द कंट्री। बहुत से एनालिस्ट ने ये बातें कही हैं। वोडाफोन आइडिया शट्स 1145 साइट्स ऑन नेटवर्क ड्यूरिंग द सेकंड क्वार्टर। तो कंपनी ने काफ़ी सारी साइट्स को बंद किया, क्योंकि बेसिकली कंपनी को यहाँ पे लॉस ज़्यादा हो रहा था। आपको पता है कि इतनी साइट्स रहेंगी तो इनको सारा कुछ चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ेंगी। with this while this will help improve its data services, its peer continues to invest more in network। वहीं पे हम देख रहे हैं इनके जो पीयर हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। भारती एयरटेल इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। इन सेकंड क्वार्टर भारती एयरटेल एडिड नियरली थ्राइस द नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड बेस स्टेशन, इंक्रीजिंग द गैप विद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड टू 80,000 ब्रॉडबैंड बेस स्टेशन। तो वहीं पे इसने बहुत ज़्यादा अपना जो ब्रॉडबैंड बेस स्टेशन का गैप है वो इंक्रीज़ कर दिया है। वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल में 80,000 ब्रॉडबैंड बेस स्टेशन का गैप हो चुका है, जिसकी वजह से ही जहाँ पे भारती एयरटेल का सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है और ARPU भी बढ़ रहा है। अभी ARPU अगर इनका 230 के अराउंड चला गया भारती एयरटेल का, तो वोडाफोन आइडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है। तो देखना होगा दोस्तों कैसे किस हिसाब से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करने के लिए अपने आप को फिट करती है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया नोट आउट ऑफ द वर्ल्ड वुड्स जेट से एनालिस्ट। अभी भी एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया अभी भी आउट नहीं हुआ है कंपटीशन से। अभी भी चांसेस है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया हमें अच्छा यहाँ पे ग्रो करता हुआ देखने को मिल सकता है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंटिन्यू टू विटनेस ए डिक्लाइन इन सब्सक्राइबर बेस फॉर द 8th कंसेक्टिव क्वार्टर एंड लॉस्ट 8 मिलियन सब्सक्राइबर इन द सितंबर क्वार्टर, टेकिंग इट्स सब्सक्राइबर बेस डाउन टू 272 मिलियन। तो इवन सब्सक्राइबर बेस तो डाउन हुआ है, बट आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो रिजल्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का वो कौन से क्वार्टर में भी आया था, वो सितंबर में आया था, सेकंड क्वार्टर में। अभी हमें देखना होगा कि थर्ड क्वार्टर में किस हिसाब से इनके सब्सक्राइबर रहते हैं। अगर सितंबर के बाद भी इनके सब्सक्राइबर गिरते रहते हैं तो ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। इसलिए अभी आप चाहें तो इसके ऊपर पूरा नज़र रखें। ऑपरेटर ने ऑलरेडी अपनी 1145 साइट्स को शट डाउन कर दिया है। वहीं पे आप देख सकते हैं नेटवर्क क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अपने जो ब्रॉडबैंड बेस स्टेशन होते हैं भारती एयरटेल ने बहुत ज़्यादा बढ़ा भी दिए हैं। तो कंपटीटर इनके जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव हैं। वहीं पे अगर वोडाफोन आइडिया में जल्दी से अगर 25,000 करोड़ का जो फंड इन्फ्यूजन करने की सोच रहे हैं वो जैसा हो जाता है तो और भी कंपनी के लिए अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। देखना होगा दोस्तों आने वाले टाइम में किस हिसाब से ये कंपनी अपने लिए रास्ते चुनती है और क्या करती है। फिर भी हम एज ए स्टॉक होल्डर हम इस कंपनी में जो भी न्यूज़ रहती है वो हम सारी डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अपना बहुत ज़्यादा कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक